Here we go, मैं हूं एडी और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद एडी। तो भाई आज हुआ है मैच नंबर 3 पिशावर वर्सेस पिंडी का मैच हुआ और क्या ही खतरनाक और क्या ही खूबसूरत मैच हुआ है। हमें इस हिसाब के ही मैचेस चाहिए हैं। आमिर वर्सेस बाबर के बैटल में आज बाबर जीत चुके हैं और साथ ही साथ नसीम शाह के साथ क्या मसला हो रहा है, उस ट्वीट के बाद नसीम शाह को क्या रिस्ट्रिक्शन मिली, क्या हुआ है, ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो भाई पिशावर वर्सेस पिंडी के दरमियान जो मैच हुआ है, बाबर ना सिर्फ आमिर से अपनी वो बैटल जीत गए हैं बल्कि साथ ही साथ अपनी टीम को भी जिता ले गए हैं। रिजवान और यासिर खान ने जिस हिसाब से पिंडी के लिए शुरुआत दी, साथ में नीचे कामरान गुलाम, डेरन मिचेल, सैम बिलिंग, इन लोगों ने जब एंड में आके टचअप भी दिए ना, उस हिसाब से मुझे कहीं पे शक व शुबा लगने शुरू हो गई कि यार पिशावर के लिए ये टारगेट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 214 215 टारगेट ऑलरेडी ज्यादा होता है। भले पिच में दम नहीं था लेकिन फिर भी जब 200 प्लस टारगेट ऐसे पहुंच जाए ऑलरेडी आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। लेकिन जिस हिसाब से पिशावर ने भी स्टार्ट लिया, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, इन लोगों ने जो ओपनिंग पेयर में स्टार्ट दिया वो भी बहुत बेहतरीन था। मतलब आमिर को तो ऐसा डोमिनेट कर दिया बाबर ने, इतना भी ज्यादा नहीं कह सकते, सिर्फ 2 ही चौके मारे। लेकिन यही एक चीज होती है, या तो बाउंड्रीज लग जाए या तो विकेट ले ली जाए, तो इसी में विन और लॉस होता है बैटल का। लेकिन आज के बैटल में मैं यही कहूंगा कि बाबर जीत गए हैं आमिर से, और साथ ही साथ टीम को भी अच्छा लगे। बाबर जो शुरू से जिस हिसाब से टच में लग रहा था ना, उसकी शॉट जो उसने नसीम शाह को यहां से छक्का मारा था ना, मैं बोल रहा हूँ वो बहुत प्यारा। ऐसा लग रहा था कि बाबर अपनी पुरानी उस टच में आना शुरू हो गए हैं। ये नहीं कह सकता फिलहाल कि वो टच में आ गए, क्योंकि लीग है और पिच भी उस हिसाब से दमदार नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको लग जाता है पता कि जिस हिसाब से बैट्समैन खेल रहा हो ना, तो वहां से पता चल जाता है कि बैट्समैन फिर से अपनी उस रिदम में आ रहा है। हम यही दुआ करेंगे कि जो लीग में इसकी परफॉर्मेंसेज हैं वही जाके इंटरनेशनल भी हो और ये वापसी अपने उस रिदम में आ जाए जिस रिदम में ये हुआ करता था 2019, 20, 21 वाला बाबर। हमें वापसी चाहिए उसी हिसाब से। यही दुआ करूंगा कि ये सीजन बाबर के लिए बहुत बेहतरीन हो और बहुत अच्छा हो। लेकिन साथ ही साथ बाबर के साथ मोहम्मद हारिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से टचअप दिया। तकरीबन 12-13 ओवर में जब पेशावर के लिए स्कोर अब जो हो रहा था, रिक्वायर रन रेट ज्यादा हो रही, तकरीबन 13-14 के करीब करीब हो रही थी, तो मैं वहां सोचने लगा यार ये गई, यार पेशावर गई स्टेप पे। लेकिन साथ में जब ब्रेसवेल, अब्दुल समद और एंड में जाके आमिर जमाल ने जो फिनिश किया ना, बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। नसीम शाह को तो उधेड़ दिया, मोहम्मद आमिर की तो हालत खराब कर दी, मतलब किसी बॉलर को भी नहीं पकड़ा। इस टाइम पे पिंडी की बॉलिंग लाइनअप बहुत बेहतरीन है, लेकिन पेशावर ने अपनी तरफ से बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी की, क्योंकि जिस ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आप इस हिसाब से बैटिंग करते 214 215 एक ओवर पहले ही चेस कर लो, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा अच्छी है। इस टाइम पे पेशावर तो जीत गई है पिंडी से, और साथ में बाबर ने भी जीत लिया है अपना बैटल मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट। मैच समरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो रावलपिंडी ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग का फैसला किया, और बैटिंग का फैसला जैसे किया तो ओपनिंग पेयर में यासिर खान और मोहम्मद रिजवान उतरे, और यही लग रहा था मुझे कि यही दोनों आएंगे, क्योंकि यासिर खान बहुत बेहतरीन ओपनर रहे। मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट भी जब ये दोनों होते थे तो बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे। यासिर खान और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग पेयर में आए। यासिर खान ने इतनी बेहतरीन नॉक खेली है ना पावर प्ले में, जिस हिसाब से उसने मार धाड़ शुरू की थी, चाहे वो हार्डी हो चाहे वो अली रजा हो, कोई भी आ रहा था उनके खिलाफ ऐसी बेहतरीन किस्म की शॉट्स मार रहा था कि ये टैलेंट हम कहते हैं कि इस टैलेंट को लाओ। लेकिन पता नहीं इस टैलेंट को छुपाते हैं और अपने हिसाब के प्लेयर ले आते हैं, और फिर ये कहते हैं यार हम लोग यंगस्टर को लेके तो आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन यंगस्टर उस हिसाब के नहीं, ये वाले यंगस्टर लेके आओ तब जाके हम माने कि भाई इनसे परफॉर्मेंस ना हो, तब हम बोले हाँ यार उस हिसाब की यंगस्टर नहीं है हमारे पास। लेकिन ये यंगस्टर भरे पड़े हैं, लेकिन इनको उस हिसाब से चांसेस नहीं मिलते। यासिर खान ने 46 बॉलों पे 83 रन बनाए, तकरीबन 7 चौके और 6 छक्के मारे हैं। मतलब उसकी शॉट्स और वो जिस हिसाब से मार रहा था ना, ऐसा लगता है बिल्कुल प्रोफेशनल। और मतलब आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये शॉट कोई गलत मारी या वो शॉट पे गलत मारी, बिल्कुल प्रॉपर बैटिंग स्किल्स के हिसाब से यासिर खान ने खेले और 46 बॉलों पे 83 रन बनाए। मेरी टीम पिशावर थी, लेकिन मुझे दुख था यार, मैं चाह रहा था यार इसकी सेंचुरी हो जाए, यार सेंचुरी कर, मतलब इतने करीब आके आपको फिर सेंचुरी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसने अपनी टीम के लिए क्या इस हिसाब से शॉट्स मारी, लेकिन वो वहां पे आउट हो गया। और साथ में फिर मोहम्मद रिजवान खड़े हुए तो थे एक हैंड से, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो खेले, तकरीबन 32 बॉलों पे 41 रन बनाए। अगर यहाँ मोहम्मद रिजवान थोड़ा उसके साथ फास्ट खेलते हैं, अच्छा खेलते, जैसे बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस के साथ
फास्ट खेला। मोहम्मद रिजवान भी अगर फास्ट खेलते तो ये स्कोर थोड़ा और पहुंचा, 230 235 तक पहुंचता, तो फिर पेशावर बिल्कुल नहीं चेस कर पाती। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने बहुत स्लो खेला, 32 बॉलों पे तकरीबन को 41 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्का मारा है। लेकिन ये कह सकते हैं एक हैंड से पूरी विकेट बचा के रखी थी मोहम्मद रिजवान ने। उसके बाद वन डाउन पे कामरान गुलाम, जिन्होंने 20 बॉलों पे 37 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्के मारे। इस हिसाब से खेल रहा था कामरान गुलाम। ये भी वही यंग टैलेंट है जिसकी हम बात करते हैं, इसको भी छुपा दिया गया। टेस्ट में कुछ मैचेस खिलाए गए, ओडीआई में कुछ मैचेस खिलाए गए, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहां वहां हुई तो डायरेक्ट इनको साइड कर दिया जाता है। देखो, हमारे पाकिस्तान टीम की यही सबसे बड़ा मसला है कि ऐसे प्लेयर्स को हम लोग बिला वजह जाया कर देते हैं, और इनका ये पीक टाइम होता है। ऐसे पीक टाइम में आपको इनसे सारा रस निकालना पड़ता है, लेकिन जब आप उनको साइड बिठा दें तो वो रस सारा वहां पे निकल जाता है। जब दोबारा आप इनको लेके आते हैं तब उसका वो रस निकला हुआ होता है। एक टाइम होता है, एक प्लेयर का एक पीक टाइम होता है। इस पीक टाइम पे अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे अपने लिए तो बहुत बेहतरीन साबित होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। देन उसके बाद डेरिल मिचेल जब आए, डेरिल मिचेल ने भी 13 बॉलों पे 23 रन बनाए, तकरीबन कोई 2 छक्के मारे, अच्छा टचअप दे रहे थे एंड में। देन उसके बाद सेम बिलिंग्स ने भी एंड में जाके अच्छा टच दिया, 8 बॉलों पे 18 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का मारा। मतलब ये प्रॉपर जिस हिसाब से रावलपिंडी ने स्कोर बनाया, सबकी कोऑर्डिनेशन उसी हिसाब से हुई, सिवाय रिजवान थोड़ा सा स्लो खेले, बाकी सब ने अपने हिसाब से बहुत बेस्ट दिया और स्कोर पहुंचे 214 रन तक। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं पेशावर की बॉलिंग की, तो अली रजा ने स्कोर बहुत खाया, तकरीबन 3 ओवर में 42 रन खाए, लेकिन 2 विकेटें भी ले गए थे। एरन हार्डी ने भी 3 ओवर में 36 रन खाए, 1 विकेट ली थी। आमिर जमाल ने भी 3 ओवर में 43 रन खाए, 1 विकेट ली, बाकी किसी ने कोई विकेट नहीं ली। आज सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 28 रन दिए, लेकिन विकेट लेस रहे, लेकिन रन कम दिए, ये भी बहुत अच्छा है। देन उसके बाद जब पेशावर की बैटिंग शुरू होती है, मोहम्मद हारिस और बाबर आजम, जब पहले ओवर में बाबर आमिर के ऊपर चार्ज करके 2 चौके मार लेता है, तो हमारे वहीं पे सारे पैसे वसूल हो जाते हैं, क्योंकि हम इसी बैटल के लिए बैठे हुए थे। यहाँ पे कभी आमिर डोमिनेट कर जाता है, कभी बाबर डोमिनेट कर जाता है। लास्ट 2 ईयर से आमिर ही डोमिनेट किए जा रहे थे, लेकिन आज बाबर ने डोमिनेट कर दिया। लोग यही कहेंगे कि 2 चौके, लेकिन यार यही गेम होती है, या तो चौके छक्के लगते हैं एक हैंड से, या तो विकेट ली जाती है, तो बैटल में विन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आज के बैटल में बाबर जीत गए हैं, और साथ ही साथ जो टच में लग रहा था बाबर, तकरीबन 28 बॉलों पे 39 रन बनाए उन्होंने। लेकिन शुरू से जिस हिसाब से स्टार्ट लिया था बाबर ने, जो शॉट, जो छक्के, जो चौके, खास करके वही छक्का जो नसीम शाह के ऊपर मारा था, तो वो भी बहुत बेहतरीन लग रहा है कि यहाँ से टच में आना शुरू हो गए। देन उसके बाद कुसाल मेंडिस ने भी बहुत अच्छा खेला, वन डाउन आए, 17 बॉलों पे 31 रन बनाए। जहां पे बाबर ने लेट करके छोड़ा था, वहीं से मेंडिस ने भी शुरुआत ली और बहुत अच्छा खेला कुसाल मेंडिस ने भी, तकरीबन 17 बॉलों पे 31 रन बनाए और वो भी आउट हो जाए। एरन हार्डी ने थोड़ी सी गेम खराब करी, 10 बॉलों पे 8 रन बनाए थे एरन हार्डी ने, वहां से थोड़ा सा गेम पीछे जाना हो गया। तकरीबन 13-14 ऐसे कोई ओवर में 128 पे कोई 3 आउट थे, जहां पे पेशावर पूरी पीछे जा रही, बैक पे जा रही थी। वहां से मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैंने बोला भाई यहाँ पे अगर एक आधी विकेट और गिरी तो पेशावर पूरा बैक चली जाएगी। सडनली वहीं पे 14 ओवर में 130 पे 4 आउट हो जाते हैं पेशावर जल्मी के, तो मैं वहां समझ जाता हूँ कि भाई गई पेशावर जल्मी अभी यहाँ से। लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेट ब्रेसवेल और अब्दुल समद ने किया ना, क्या बेहतरीन तरीके से खेला है ना। ब्रेसवेल ने नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और अब्दुल समद ने भी नसीम शाह और मोहम्मद आमिर को पकड़ लिया था, और साथ में साथ रिशाद हुसैन को भी, और जो भी आ रहे थे उनको रगड़ रहे थे। उन्होंने जिस हिसाब से एंड में जाके एक्सेलरेट किया ना, यहाँ पे पेशावर ने कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि 1 ओवर पहले ही चेस कर गई पेशावर जल्मी। मतलब उस समय अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस ने भी तकरीबन कोई 28 बॉलों पे 47 रन बनाए, 28 बॉलों पे 39 रन ही बनाए। बाबर आजम ने, कुसाल मेंडिस ने 17 बॉलों पे 31 रन बनाए। एरन हार्डी ने 10 बॉलों पे 8 रन बनाए, 17 बॉलों पे 35 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल ने 18 बॉलों पे 31 रन बनाए। अब्दुल समद ने, मतलब ये हमारा यंग टैलेंट अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे और ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म करते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है अंदर से, सीरियस। और एंड में जाके जो 5 बॉलों पे 17 रन बनाए आमिर जमाल ने, एंड में जाके इतना खूबसूरत टचअप दिया, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर अगर आप कहें। उसकी शॉट्स देख के मुझे लग रहा है कि आमिर जमाल हमारे लिए बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, फास्ट
बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास बहुत कम आते हैं, लेकिन हम इन लोगों को जाया कर देते हैं। जाया कैसे कर देते हैं, बस इनके ऊपर भी कोई मसले हुए हैं जो नसीम शाह के ऊपर फिलहाल चल रहे हैं, तो इनको भी साइडलाइन कर दिया और नसीम शाह के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा मसले शुरू होंगे, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो पिंडी की बॉलिंग हुई है, आमिर को बहुत रगड़ा है आज, तकरीबन 4 ओवर में 49 रन और 1 विकेट ले गया आमिर। कह सकते हैं बॉलर का कभी अप एंड डाउन आता है यार, वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया यार आमिर, जो भी है यार, रिटायर प्लेयर है वो, लेकिन अपने हिसाब से फिर भी बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। लेकिन आज अच्छी खासी कुट खाई है आमिर ने, 4 ओवर में तकरीबन 49 रन 1 विकेट। देन उसके बाद आसिफ अफरीदी ने अच्छे ओवर किए, तकरीबन 3.1 ओवर 37 रन खाए, इन्होंने भी ज्यादा रन खाए, 1 विकेट लिए। और नसीम शाह ने तकरीबन 4 ओवर में 51 रन 50 मार दिया आज नसीम शाह ने बॉलिंग में, मतलब बिल्कुल रिदम में नहीं लग रहे थे नसीम शाह। बॉलिंग थोड़ी बहुत शुरू में अच्छी कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से बॉलिंग नहीं हुई, अच्छा खासा रगड़ा खाया है आज नसीम शाह ने। साथ ही साथ इमाद बट ने भी रगड़े खाए, तकरीबन 4 ओवर में 45 रन और 2 विकेट तो ले गए, लेकिन स्कोर तो खाए ही खाए ना भाई ने। रिशाद हुसैन ने भी 4 ओवर में 35 रन दिए और 1 विकेट लेके, मतलब पिंडी की बॉलिंग लाइनअप आज कहीं पे भी कुछ भी नहीं लग रही थी, या कह सकते हैं कि पेशावर की बैटिंग लाइनअप बहुत बेहतरीन और बहुत मजबूत है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन इन लोगों ने रखा है ना, कि हारिस बाबर नीचे 1 डाउन पे मेंडेस, फिर एरन हार्डी, ब्रेसवेल, अब्दुल समद, आमिर जमाल, फिर नीचे से फरहान यूसुफ भी थे। मतलब आप कह सकते हो कि पेशावर ने अपनी प्लेइंग 11 बहुत बेहतरीन बनाई हुई है, पेशावर ज़ल्मी ने अपनी प्लेइंग 11। तो ये तो हो गया मैच नंबर 3, लेकिन आपके भाई की प्रिडिक्शन फिर से सही हो गई। 3 के 3 लगातार प्रिडिक्शन दिए आपके भाई ने और हैट्रिक कर ली आपके भाई ने यार। मतलब बाबा कहना छोड़ दो, मुझे बाबा बाबा कहना नहीं कहना, मुझे नहीं कहना बाबा बाबा, पहले बता रहा हूँ। आगे जाके अभी आके अगला मैच भी है, देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान जीतती कि नहीं जीतती। मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी, ये भी प्रेडिक्शन मेरी ले लो। मतलब मेरा विनिंग रेशो अभी बहुत बेहतरीन जा रहा है, तकरीबन 3-0। देखेंगे टूर्नामेंट के एंड में कि ये कहां तक पहुंचता है। तो भाई ये तो आज का मैच हो गया, जो कि पेशावर ज़ल्मी जीत चुकी है और पिंडी हार चुकी है। मैच बहुत अच्छा हुआ, मतलब ये कह सकते हैं कि बोर नहीं किया दोनों टीम्स में कहीं पे भी। लेकिन नसीम शाह का जो मसला है ना, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। आज अगर बॉलिंग में भी आप देख लो तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि इंसान के माइंड में यही रहता है ना, प्रेशर तो था उसके ऊपर, ना बॉलिंग ठीक तरीके से की उसने, ना खुश लग रहा था कुछ भी, क्योंकि उसके ऊपर एक नोटिस आया हुआ है जो मैं आपको बता। सीधी बात तो यही है कि नसीम शाह के ऊपर सीन ये हुआ है कि उनको नोटिस भेजा गया पीसीबी की तरफ से कि भाई आप आओ सामने, हमें बताओ कि क्या इशू हुआ है, और साथ में माफी मांगो पब्लिकली, और साथ में उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करने की बात आ रही है। साथ ही साथ 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन के दरमियान उनके ऊपर फाइन भी लग रहा है, और उनके जो सारे जो स्पॉन्सर थे, जो भी हिसाब किताब था उनको भी कैंसिल कराया जा रहा है। साथ ही साथ वार्निंग भी दी जा रही है कि आगे से ऐसा कुछ हुआ तो आपको हम बिल्कुल हटा देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मतलब क्या जरूरत थी यार कि आप ऐसे ट्वीट्स कर रहे हो या कुछ कह रहे हो। ये तो फिलहाल नसीम शाह ने सिर्फ यही कहा है कि मेरा ट्विटर हैक हो गया था, ये था, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर आपका हैक हुआ, फिर वापसी से सही हो गया। मतलब ये थोड़ी होता है यार, इस तरह हिसाब से हर कोई पागल थोड़ी बैठा हुआ है यार कि वो मान ले इस बात को। ये कह सकते हैं उनके मैनेजर जो होते हैं ना, इनके जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर के पास अलग अलग लोगों के, अलग अलग प्लेयर्स के जो अकाउंट्स होते हैं, तो शायद किसी और अकाउंट से लॉगिन उनको लग रहा था कि मैं इस अकाउंट से लॉगिन हूं, और उन्होंने ट्वीट कर दी, तो बाद में जाके पता चले ये तो नसीम शाह का अकाउंट है। तो ऐसे जब ज्यादा बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये अपने जो अकाउंट है खुद नहीं चलाते, इनके मैनेजर्स चलाते हैं, या पीआर जो इनके मैनेजर जो भी होते हैं वो लोग चलाते हैं। तो वो भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई हो सकता है। ये तो तब बात सामने आएंगी जब नसीम शाह जाएंगे पीसीबी के पास और ये सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन यार ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है, और ये बात और भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लग रहा है कि नसीम शाह के ऊपर बैन भी लग सकते हैं 2 साल के लिए, जैसे पीएसएल से भी, इंटरनेशनल से भी। ये तो बहुत बुरी बात है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने अपना एक और यंग टैलेंट खो दिया। लेकिन ये तो लीगली इशू है, क्योंकि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो तो ऐसे ट्वीट्स, ऐसी बातें आपको अलाउ नहीं है करना। जब आपको पता है इस चीज के बारे में तो क्यों करते हो ऐसी हरकतें यार, जो आपके करियर के ऊपर पूरी बात है। तो ये तो बात है नसीम शाह की, और ये हो गया है पूरा मैच। मैंने अपनी प्रेडिक्शन जो दी थी उसमें मैं 3-0 पे हूं अभी फिलहाल। मतलब मैं बिल्कुल, मेरा विनिंग रेशियो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। आगे मुल्तान सुल्तान का मैच है, अभी चल रहा है, तो वो भी देखेंगे कि कौन जीता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।